यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 78 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर करेंगे। ये लेक्चर भाई काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा और टोटल जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में अगर आप स्ट्रांग हो जाते हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई ऑटोमेटिक आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। आगे बोलता है ये एक 8 पोल का इंडक्शन मोटर है। फुल लोड का स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है 4% का 0.04। आगे बोलता है द रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, यानी पर फेज का यहाँ पे दिया हुआ है रोटर रेजिस्टेंस कितना है 0.01 ओम और रिएक्टेंस जो है ये दिया हुआ है मेरा कितना 0.1 ओम। और क्योंकि जो रोटर रिएक्टेंस होता है भाई ये एक तरीके से स्लिप के साथ वेरी करता है, या फिर कह सकते हैं x2 जो होता है इक्वल टू क्या है 2πfl है ना। तो ओवरऑल ये रोटर रिएक्टेंस की बात हो रहा है ना। तो रोटर रिएक्टेंस क्या होगा भाई बताइए। रोटर रिएक्टेंस रोटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसको FR कर लीजिए यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो रोटर का फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप के ऊपर, ठीक है, यानी ओवरऑल ये स्लिप पे डिपेंड कर रहा है ना रोटर फ्रीक्वेंसी। तो ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि जो रोटर रिएक्टेंस है ये ओवरऑल स्लिप पे डिपेंड करेगा। जैसे 2π, इसको ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं x2 इक्वल टू 2π और FR के जगह में क्या लिख सकता हूँ FS इंटू स्लिप इंटू L। तो 2πf इंटू L, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ XL और ये स्लिप आ जाएगा। अभी XL किसका, रोटर का बात हो रहा है, तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो ओवरऑल रोटर रिएक्टेंस हमेशा स्लिप पे डिपेंड करता है। तो ये सब आपका यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ गए हैं। तो अभी 2 लेक्चर पहले हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क को एक तरीके से इंक्रीज करने के लिए हमने रोटर के अंदर 2 मॉडिफिकेशन किया था। पहला था डीप बार रोटर और दूसरा था डबल स्क्वायरल केज रोटर, है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई कि स्टार्टिंग की अगर बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग की अगर बात करें भाई, स्टार्टिंग कहने का मतलब क्या, स्लिप का वैल्यू 1। तो जो रोटर में करंट है ये क्या था E2 अपॉन, ये था आपका R2 अपॉन S का स्क्वायर प्लस ये था आपका X2 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था भाई कि स्टार्टिंग में स्लिप तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या है, ये सीधे सीधे बचेगा E2 अपॉन रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो अभी अगर आप यहाँ पे इन 2 पैरामीटर के ऊपर फोकस करें, ये जो रिएक्टेंस है ये रिएक्टेंस यहाँ पे लिखा होगा क्योंकि स्लिप के हिसाब से वेरी करता है। तो ऑलरेडी बोल दिया स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है, यानी जब स्लिप का वैल्यू 1 होगा वहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टेंस कितना आ रहा है 0.1 ओम आ रहा है। और रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो रोटर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0.01 ओम आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे भाई स्टार्टिंग के केस में मेरा यहाँ पे x2 क्या है, मच ग्रेटर देन है किसके, R2 के मुकाबले। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो I2 होगा इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, समझ में आया, क्योंकि ये मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू रोटर रिएक्टेंस। तो स्टार्टिंग करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, E2 अपॉन यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग x2 लिख रहे थे। और वही अगर हम लोग रनिंग कंडीशन ले, रनिंग कंडीशन कहने का मतलब क्या, अब जो है मेरा सर्किट, ये स्टार्टिंग का अगर मैं सर्किट दिखाऊं आपको ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ये था R2 अपॉन S था यहाँ पे, है ना, लेकिन स्लिप का वैल्यू 1 है तो ओवरऑल R2 हो गया था। क्लियर हुआ, ये मेरा X2 था, यहाँ पे मेरा E2 था। लेकिन वही रनिंग कंडीशन की बात करें तो रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, स्लिप आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अब R2 अपॉन S और S का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे अपने केस में 0.04 है, यानी 4% दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे X2 तो मेरा अभी कितना है, X2 कितना है 0.1 ओम, ओके। और यहाँ पे भाई स्लिप को एक तरीके से कंसिडर किया हो, तभी हम लोगों ने सर्किट को R2 अपॉन S लिखा हुआ, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में बताया था, इस सेशन में भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। और वही अगर हम लोग
R2 की बात करें तो R2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन एस है। R2 का वैल्यू कितना था आपका 0.01 डिवाइडेड बाय स्लिप का वैल्यू कितना है 0.04, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 1/4 यानी कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं रनिंग कंडीशन में जो मेरा R2 है भाई ये क्या हो गया एक तरीके से, या फिर कहिए यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे R2 अपॉन एस कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग था तो एस का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ R2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो रनिंग कंडीशन में I2 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R2 अपॉन एस का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसका जो वैल्यू आ रहा है रनिंग कंडीशन में ये कितना आ रहा है 0.25, ये कितना है 0.1 सिर्फ। ठीक है, तो ओवरऑल आप कहेंगे कि जो R2 अपॉन एस है, R2 अपॉन एस क्या है मेरा मच ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू x2, है ना, इसलिए हम लोग x2 को क्या कर रहे हैं एक तरीके से नेग्लिजिबल मान ले रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो रनिंग में करंट जो आएगा ये सिर्फ और सिर्फ E2 अपॉन कितना हो जाएगा R2 अपॉन एस पे। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे बता दिया है। अब आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया था उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो अभी हम लोग अगेन अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है साइड में ये एक्स्ट्रा चीज़ था। ओके, अब हम लोग वापस से अपने इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आगे बोलता है द स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क जिस स्पीड पे एक तरीके से आएगा ये आपको बताना। हम लोग को ऑलरेडी पता है ये स्लिप होता है या फिर इसी को हम लोग स्पीड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये मेरा हो गया टॉर्क, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जाता है भाई, ये मान लेते हैं NS है। तो ओवरऑल ये मेरा क्या है मैक्सिमम टॉर्क है यहाँ पे। तो मैक्सिमम टॉर्क कुछ ना कुछ स्पीड पे आ रहा है ना, समझ में, ये कुछ ना कुछ स्पीड होगा, और या फिर कहिए ये जो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है कुछ ना कुछ स्लिप पे आ रहा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग मैक्सिमम स्लिप बोलते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को पता है जो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन अचीव होता है, इस कंडीशन में क्या होता है जो रोटर रिएक्टेंस है ये क्या हो जाता है रोटर रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये क्योंकि भाई मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे एट मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क में क्या हो जाता है स्लिप इनटू रोटर रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है ये जो स्लिप होगा भाई, ये स्लिप कौन सा होगा, ये वो स्लिप होगा जिस पे मेरा मैक्सिमम टॉर्क एक तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं स्लिप निकालूँ यानी मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप मिला वो अगर निकालूँ क्या हो जाएगा आपका R2 अपॉन x2 हो जाएगा। R2 का वैल्यू दिया अब आपके क्वेश्चन में कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग नीचे में 100 ले लेते हैं और इससे ऊपर में 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, ये वो स्लिप है जिस पे आपका टॉर्क मैक्सिमम है। तो हम लोग को यहाँ पे रोटर का स्पीड बताना, मैक्सिमम टॉर्क पे रोटर का स्पीड क्या होगा, तो ये होता है आपका NS1 माइनस S, और ये S कौन सा होगा, ये वो स्लिप होगा जिस पे हम लोग का मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। तो NS की अगर बात करें तो क्या होता है 120 गुना, F की बात करें तो 50 हर्ट्ज है, डिवाइडेड बाई P की बात करें तो ये 8 पोल है ना। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट मैं बता देता हूँ भाई। ओके, आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करके लाया हूँ, 1 मिनट बस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 675 RPM, 675 RPM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन द अबव क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं अपने आप से कि उसको और वापस से आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, जब आप भाई किसी भी बुक को उठाएंगे तो वहाँ पे जब आप टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टॉर्क का जब आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये मान लेते भाई आपका स्टेटर है, तो स्टेटर में आपने क्या दिया है 3 फेज पावर दिया है। ओके, तो स्टेटर के अंदर कुछ ना कुछ लॉस होगा। एक हो गया आपका स्टेटर
कॉपर लॉस, दूसरा हो जाएगा स्टेटर कोर लॉस, है ना। उसके बाद जो पावर बचेगा, उसके बाद जो पावर बचेगा, कॉल आ रहा है, देखिए उसके बाद जो पावर बचेगा भाई वो कहाँ जाएगा, आपके रोटर में जाएगा, ठीक है। तो जो रोटर में पावर जाता है इसको हम लोग एयर गैप पावर या फिर ग्रॉस पावर बोलते हैं, इसको हम लोग पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ओके, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये होता है I2 स्क्वायर R2 अपॉन S। ये मेरा एक तरीके से रोटर का इनपुट पावर हो गया। और अगर हम लोग रोटर की बात करें, ठीक है, इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ मैं, ये मेरा रोटर है। तो ये जो टोटल पावर आया है इसमें भी क्या होगा, रोटर का कॉपर लॉस होगा, है ना। उसके बाद इसमें आपका रोटर का स्टेटर लॉस होगा, रोटर कोर लॉस होगा भाई, कोर लॉस होगा। उसके बाद जो भी पावर बचेगा वो कहाँ जाएगा, एक तरीके से मैकेनिकल पावर में डेवलप हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका मैकेनिकल पावर में से बियरिंग पावर हो गया, फ्रिक्शन, है ना, विंड, ये सब लॉस होकर के आपका शाफ्ट पावर बनता है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे कैसे एक तरीके से टॉर्क का इक्वेशन लेकर के आया, मैं बस रिवीजन डाल रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लोग के लिए। पूरा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रोटर, जो भी रोटर के अंदर पावर जनरेट हो रहा है ना, तो भाई कौन सा पावर जनरेट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए। और ये क्योंकि भाई 3 फेज है ना, 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ रहा है, तो अगर सिंगल फेज की बात हो क्या हो जाएगा आपका, ये होता है V2 इंटू I2 कॉस φ2, है ना। सेकेंडरी हम लोग मान के चलते हैं ना रोटर को, तो इसलिए हम लोग 2 लगा रहे हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे V1 I1, ये सब क्या होता है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड को V2 I2 cos φ2 लिखेंगे। अब ये एक फेज का हुआ, लेकिन ऐसे 3 फेज है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रोटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है भाई, इसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको V2 ना दिखा के आप E2 एक तरीके से कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू E2 I2 cos φ2, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पे I2 की बात करें, रोटर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, रोटर का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाऊं कुछ इस तरीके से, है ना, तो ओवरऑल देखिए इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जो वोल्टेज है E2 अपॉन जो इसका इम्पिडेंस होगा Z2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये I2 की जगह लिख दिया E2 अपॉन Z2। पावर फैक्टर की बात करें, रोटर का जो पावर फैक्टर होगा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका R2 अपॉन Z2, तो वही लिख दिया R2 अपॉन Z2। क्लियर हुआ। ओवरऑल अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 है, 3 रह जाएगा, ये E2 इंटू E2 क्या हो जाएगा, E2 स्क्वायर हो जाएगा R2, और ये नीचे में Z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए हम लोग को पता है भाई ये जो इम्पिडेंस है, ये जो इम्पिडेंस है भाई, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसका इम्पिडेंस क्या होगा। और यहाँ पे देखिए जब आप बेसिक तरीके से रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे रोटर का जो मतलब मैनुअल तरीके से आप बोल सकते हैं भाई, जो रोटर का रिएक्टेंस है स्लिप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने R2 दिखा दिया है, और यहाँ पे जो E2 है ये भी E2 एक तरीके से स्लिप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनल हम लोग का बनता है, ये फाइनल एक तरीके से कुछ इस तरीके का बनता है। पहले मैं यही थोड़ा समझा देता हूँ भाई, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये R2 अपॉन S हो गया, जब आपने इस तरीके से दिखा दिया तो यहाँ पे सिर्फ X2 लिखना पड़ता है और यहाँ पे हम लोग को E2 लिखना पड़ता है। ओके, देखिए ये आता कहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग वापस से इसके ऊपर आएंगे। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे भाई बुक का पेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप पीछे वाले सेशन को एक बार देखिए, आपको याद आ जाएगा। पेज सर्च करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, अभी मैनुअली मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, मैनुअली एक बार समझिए, क्योंकि आगे भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना उसमें आपको फिर दिक्कत करेगा अगर आप ये चीज़ को स्किप कर देंगे यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए हम लोग को पता है रोटर के अंदर जो मेरा रिएक्टेंस है
ये स्लिप के साथ वेरी करता है। जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ये भी स्लिप के साथ वेरी करता है। जो R2 है ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट रहता है, इसको स्लिप से कोई लेना देना नहीं रहता। तो अगर मैं यहाँ पे I2 की बात करूँ, I2 की अगर बात करूँ भाई, तो I2 क्या हो जाएगा, रोटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो डिवाइडेड बाय, और ये I2 किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप। अगर आपको याद होगा तो 3 से 4 लेक्चर पहले भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेता है इक्वल टू, ये मान लेते हैं 220 एंगल 0 और इम्पिडेंस मान लेते हैं भाई ये है एक तरीके से 10 प्लस J15। अगर इस तरीके से आपके पास डाटा दिया हुआ है तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पे एक AC सोर्स होगा 220 वोल्ट का एंगल 0, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, है ना। और इसके अंदर क्योंकि R प्लस JXL है यानी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा और एक आपका यहाँ पे 15 ओम का रिएक्टेंस होगा, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि रोटर के अंदर जो रिएक्टेंस होगा स्लिप के साथ वेरी करेगा, जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो भी स्लिप के साथ वेरी करेगा, और रोटर रेजिस्टेंस जो है आपका एक तरीके से कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप की बात करूं तो यहाँ पे I2 का क्या वैल्यू होगा, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन जो आपका इंपिडेंस है, इंपिडेंस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा S इंटू X2 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो अगर आप इस इक्वेशन से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर दिखाना चाहते हैं भाई, तो एक तो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंस दिखा दिया जो कि S इंटू X2 पे डिपेंड कर रहा है, एक मैंने रेजिस्टेंस दिखा दिया R2, और एक मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिखा दिया S इंटू E2। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, दिक्कत ये हो रहा था भाई कि यहाँ पे भाई अगर आप देखें एक्टिव पावर की अगर बात करें, और ये रोटर है, रोटर के अंदर ही क्या होता है, मैकेनिकल पावर एक तरीके से डेवलप होता है। तो इधर से जो भी करंट आएगा यहाँ पे एक तरीके से I2 स्क्वायर R2 करके ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपर लॉस एक तरीके से देगा। यहाँ पे इस सर्किट से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कितना मेरा एक तरीके से मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है, ये तो बता ही नहीं पा रहा है कि मैकेनिकल पावर कितना एक तरीके से डेवलप हो रहा है रोटर के अंदर, समझ गए। और मैकेनिकल पावर मतलब क्या, जो रियल पावर होता है, जो रियल में लोड को एक तरीके से घुमाने में यूज होगा, और जो मैकेनिकल पावर होगा ये अपने आप में क्या होगा, क्योंकि यही एक तरीके से लोड को घुमा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर बोलेंगे, समझ में आया, या फिर कहिए ट्रू पावर, या फिर एक्चुअल पावर, या फिर रियल पावर। तो भाई ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोगों ने दिखाया अपने रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को, तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ उसको ये तो बता ही नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, I2 ये हो जाएगा E2 अपॉन रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, और नीचे में मैं लिख दे रहा हूँ स्लिप। सीधी सी बात है भाई, वहां पे मैंने बताया था A इंटू बी अपॉन सी है, अगर इस तरह इक्वेशन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन सी, और ये जो B है B को मैं नीचे लिख देता हूँ, तो B ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी यही हो जाएगा। तो वही था, स्लिप यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो स्लिप को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, तो ये स्लिप ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको सॉल्व करते ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन में हम लोगों ने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। अब देखिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2, और ये स्लिप का मतलब क्या है, स्लिप क्या है, इससे डिवाइडेड है, मतलब इसे डिवाइड करना, लेकिन भाई ये रूट है, रूट, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं, इस S को मैं क्या लिख सकता हूं, इस S को मैं ऐसा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, रूट ओवर S का स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को ऐसे ही तो मिलेगा, समझ में आया बात को। तो ये जो स्लिप है इसके जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, E2 अपॉन रूट ओवर R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, और ये जो स्लिप था, स्लिप की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ, क्लियर हुआ। अब देखिए ये भी रूट में है, नीचे वाला भी रूट में, यानी डिवाइड अगर करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा आपका रूट ओवर R2 का स्क्वायर, मतलब R2 डिवाइडेड बाय S का होल स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका S इंटू X2 का
होल स्क्वायर ये स्लिप जाएगा ना नीचे में, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है, तो कट जाएगा भाई, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे s बचेगा, सॉरी x बचेगा, सिर्फ x का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीके से एक और फाइनल इक्वेशन है। इससे अगर आप बनाते हैं ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो ये हो गया आपका x2। अब देखिए ये x2 जो है भाई स्लिप पे अब डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा R2/s, समझ रहे, ये R2/s हो गया, और ये मेरा हो गया एक तरीके से E2, क्योंकि E2 से भी अब क्या हो गया एक तरीके से स्लिप खत्म हो चुका है। और इसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को मैं और भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इसी के अंदर क्या दिखाना है, ओमिक लॉस भी दिखाना है जो रोटर के अंदर हो रहा है, और मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है वो भी मेरे को एक तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया E2, ये हो गया आपका रोटर रिएक्टेंस, और इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ये R2 और ये हो जाएगा R2 1 - s/s, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, दोनों सीरीज में है, तो R2 + R2 1 - s/s अगर आप इसको जोड़ेंगे भाई, तो ओवरऑल ये कितने के बराबर मिलेगा, R2 ही मिलेगा, R2/s ही मिलेगा आपको, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं, ये R2 प्लस ये क्या हो जाएगा R2/s, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस R2 × s/s, s कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया, तो ओवरऑल R2/s ही मिला, ठीक है। तो ये आपका ओमिक लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो आपका एक्टिव पावर एक तरीके से कंज्यूम होगा, ये आपके डेवलप्ड मैकेनिकल पावर को दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग अपने ओवरऑल रोटर रिएक्टेंस को किस तरीके से लेकर के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ x2 के फॉर्म में, उसमें स्लिप नहीं दिखाएंगे, समझे। और जब आपने यहाँ पे स्लिप नहीं दिखाया है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा R2/s आया। तो ये मेरा भाई एक तरीके से रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है इंडक्शन मोटर के लिए। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने टॉर्क वाले इक्वेशन पे। देखिए, तो अब हम लोग इधर इतना सब फालतू चीज़ नहीं करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब समझ लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं ये वाला इक्वेशन, यानी ये सब मिटा देता हूं मैं, ये वाला हम लोग को भाई अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लेकर के चलना है। तो ओवरऑल देखिए, जो पावर जनरेट हो रहा है 3 फेज है, तो 3 × V2 × I2 × cos ∅2 हो गया। E2 की जगह इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक तरीके से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग का अगर इम्पिडेंस की बात करिए सर्किट के हिसाब से, तो Z2 क्या हो जाएगा बताइए, और Z2 का स्क्वायर है, पहले Z2 की बात करते हैं। Z2 क्या होगा बताइए, √, ये हो जाएगा आपका R2/s का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर। ये मेरा सिर्फ Z2 का वैल्यू है, ये है आपका Z2 स्क्वायर है भाई, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल रूट खत्म हो जाएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल ऊपर वाले वैल्यू की बात करें, 3 है, 3 लिख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, वोल्टेज की बात करें भाई, तो ये स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्लिप को एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। मेरे E2 स्क्वायर है ना, तो ये इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है, स्लिप पे, ठीक है। स्लिप × E2 कर दिया है, तो ओवरऑल स्लिप का स्क्वायर × E2 स्क्वायर हो जाएगा R2। क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए ना, ये जो इम्पिडेंस लिया है ना, ध्यान से समझिए, ये जो इम्पिडेंस इसने लिखा है भाई, हम लोगों ने इम्पिडेंस क्या लिखा है, R2/s किया हुआ है, समझे। स्लिप को इसके अंदर कंसिडर किया हुआ है, तो स्लिप को जब हम लोग इसमें कंसिडर कर लेते हैं, तो जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है इसमें, स्लिप को हम लोग को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, समझ गए। लेकिन इसने क्या किया है, इसने भाई एक तरीके से यहाँ पे R2 लिया हुआ है, समझ गए। इम्पिडेंस की अगर बात करें भाई, समझिए ना, Z2 = क्या हो जाएगा, √R2 का स्क्वायर, प्लस अगर यहाँ पे स्लिप नहीं लिया तो इसका मतलब क्या, x2 को स्लिप के हिसाब से दिखाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ये ओके, तो बुक के हिसाब से इसने ये वाला लिया यहाँ पे, Z2 = क्या है, R2 का स्क्वायर प्लस s × x2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर चढ़ जाए तो रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे स्लिप क्यों लिया गया है, ठीक है, क्योंकि R2 के अंदर यहाँ पे s को नहीं दिखाया गया है। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल पावर भाई, ठीक है, रोटर के अंदर जो मेरा पावर आ रहा है वो। बाकी आपका R2 था, R2 रह गया, ठीक है, सब चीज़ सही है यहाँ पे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे टॉर्क का एक तरीके से देखना है। तो अगर हम लोग टॉर्क की बात करें भाई, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क डेवलप टॉर्क इनटू जो आपका स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पावर अपॉन स्पीड। तो ओवरऑल देखिए,
कितना पावर एक तरीके से रोटर के अंदर बन रहा है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। ये मेरा इलेक्ट्रिकल पावर था रोटर के अंदर का, है ना। अब देखिए भाई, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और रिवीजन करें, भाई पावर फ्लो डायग्राम से ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो रोटर के अंदर पावर जा रहा है इसको हम लोग एयर गैप पावर बोलते हैं, फिर ग्रॉस पावर बोलते हैं पीजी, और ये था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन S। ये मैंने आपको प्रूफ करवाया ऑलरेडी। और ये क्योंकि मेरा टोटल पावर है भाई, इस टोटल पावर को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा था, है ना। एक तो ओमिक लॉस का मतलब क्या, I2 स्क्वायर R2 प्लस एक आपका जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। मैकेनिकल पावर डेवलप कहना मतलब क्या, ये था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन S और ये था आपका 1 माइनस S। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल क्योंकि इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपको यही देखने को मिलेगा। कैसे, थोड़ा सा प्रूफ कर दे रहा हूँ। I2 स्क्वायर R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 अपॉन S और ये प्लस माइनस I2 स्क्वायर R2 इंटू S अपॉन S, तो खत्म हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, खत्म हो गया। तो ये तो बचा आपका, समझ गए, ये आपका ओमिक लॉस होता है रोटर का, कॉपर लॉस, और ये हो जाएगा आपका रोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ वो। ओके, तो ओवरऑल समझिए भाई, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, ये जो रोटर का कॉपर लॉस है I2 स्क्वायर R2, इसमें अगर ऊपर नीचे मैं स्लिप से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, I2 स्क्वायर R2 ही बचेगा, है ना। तो ओवरऑल देखिए, ये जो मेरे पास पैरामीटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला वैल्यू है कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पीजी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यानी एयर गैप पावर इनटू स्लिप हो जाएगा। और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपने आप में, रोटर, भाई अपने आप में क्या है, रोटर कॉपर लॉस, समझे। तो ओवरऑल पीजी इंटू एस क्या होता है आपका, हमेशा आपको याद रखना है, रोटर का कॉपर लॉस। ठीक है, तो यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया है। हम लोगों को पता है स्लिप इनटू, ये ग्रॉस पावर था जो रोटर के अंदर आया एक तरीके से, ठीक है। स्लिप इनटू रोटर इनपुट क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो रोटर के अंदर भाई इनपुट पावर कितना है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना आ रहा है, ये अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, है ना। ये मेरे को यहां से पता है। और रोटर कॉपर लॉस कितना होता है, अगर पर फेज की बात करें, पर फेज क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 अपॉन, ठीक है, यही है R2 स्क्वायर इंटू R2, ये एक फेज का है, लेकिन SS कितना है, तीन फेज है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलिए। हाँ, तो देखिए ठीक है, सब चीज़ सही है। देखिए भाई, यहाँ पे जो रोटर इनपुट दिया है ना, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। रोटर इनपुट पावर जो है ना, इसने इस फॉर्म में दे दिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, जो पावर डेवलप होता है, ठीक है, दो तरह पावर होता है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल पावर होता है। मैकेनिकल पावर क्या है आपका, टॉर्क इनटू डेवलप टॉर्क इनटू आपका स्पीड होता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, ये आपका रोटर में जो इनपुट पावर गया, ठीक है, मैकेनिकल पावर की बात हो रही है, ये टॉर्क हो गया आपका, जो डेवलप टॉर्क हुआ वो, और ये आपका 2π/ns, ठीक है। 2π इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि हम लोग उसको रेडियन पर सेकंड से किस आरपीएम में एक तरीके से लेकर के आए। तो मेरा रोटर इनपुट पावर है भाई, तो रोटर इनपुट पावर की जगह इसने क्या लिख दिया है, ये वाला वैल्यू लिख दिया, ठीक है। स्लिप था वैसे का वैसे ही रख दिया। इस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रोटर कॉपर लॉस। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, इसमें हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, बार बार मेरे दिमाग में भाई ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये वाला लेकर के चल रहा है, ठीक है। जो ऊपर में आपका इक्वेशन ड्राइव किया है, वहाँ पे ये वाला एक तरीके से सर्किट लेकर के चला गया है। तो हम लोग को पता है भाई कि ये वाले सर्किट से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो पावर आएगा, ठीक है, आपने पावर कैसे निकाला है, 3 इंटू V2I2 cos phi2, यानी ये कौन सा पावर है, cos phi2 मतलब क्या है, ये एक्टिव पावर की बात हो रही है भाई, ठीक है, ये मेरा एक्टिव पावर है। तो इस वाले सर्किट से भाई यहाँ पे मेरा टोटल कितना पावर एक तरीके से रोटर के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना आ रहा है बताइए, यही तो आ रहा होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि भाई ये वाले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को यूज करके हम लोगों ने ये इक्वेशन एक तरीके से लिखा है,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर किसके अंदर, रोटर के अंदर। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे आ रहा है, इसके पास जो आ रहा है भाई, ये पूरा पूरा क्या आपको बता रहा है, ये पूरा पूरा कॉपर लॉस ही तो बता रहा है, समझ गए। इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हुआ ये वाले सर्किट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने इक्वेशन यूज किया है कि स्लिप इनटू जो मेरा रोटर इनपुट पावर है इज मस्ट बी इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट की जगह हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है स्पीड इनटू टॉर्क, स्लिप था वैसे का वैसे लिख दिया है। और यहाँ पे जो पावर डेवलप हो रहा है ये कौन सा पावर होगा, यही वाला तो पावर होगा, समझे। तो रोटर कॉपर लॉस की जगह हम लोगों ने ये वाले पावर को यहाँ पे एक तरीके से मेंशन कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ से देखिए एक स्लिप से एक स्लिप खत्म हो जाएगा। और अगर हम लोग डेवलप टॉर्क की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, 3, सही बात है। इसको हम लोगों ने एक साथ रख दिया है, ठीक है, ईएमएफ का स्क्वायर, R2 है R2 ऐसे रख दिया, यहाँ पे एक स्लिप बचा है, एक स्लिप इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अपॉन ये 2 पाई NS इधर आ जाएगा, 2 पाई NS आ गया, बाकी आपका नीचे में था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 × 2 पाई NS है इसके जगह मेरे को क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा भाई, है ना। इसका जब कैल्शियम में डालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो इसने इसके जगह क्या बोल दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू k बोल दिया भाई, ठीक है। बाकी E2 स्क्वायर है, R2 है, स्लिप है, इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया। नीचे में क्या बचेगा, R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू X2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका भाई डेवलप टॉर्क जो कि आपके रोटर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब इसी में आगे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि स्टार्टिंग टॉर्क अगर हम लोग देखना चाहें तो स्लिप का वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। स्लिप का वैल्यू 1 जैसी की जाती है खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाता है, और क्या बचेगा 3 इंटू इस तरीके से। क्लियर हुआ। अब इसके जगह आप ओवरऑल क्या कर लें, k कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, और उसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, k E2 स्क्वायर R2 अपॉन क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरे को टॉर्क के बारे में समझाना था भाई कि टॉर्क का इक्वेशन आता कहाँ से है। अब हम लोग वापस से अपने बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। कहाँ था हम लोग का, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था भाई। फिर से इसको इंपोर्ट करते हैं, 1 मिनट। देखिए तो इस वाले बुक में भी आपका टॉर्क का इक्वेशन कैसे आया था ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ओके। और अभी जो हम लोगों ने देखा है इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन हम लोग देखा भाई, जो डेवलप टॉर्क था ये क्या था आपका k, यहाँ पे था आपका E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्लिप था डिवाइडेड बाय ये था आपका R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ये E2 क्या है भाई, E2 मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मान लेते हैं ये मेरा स्टेटर है और इधर मान लेते हैं मेरा रोटर, ठीक है। तो स्टेटर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो समझिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है उसको V1 बोलते हैं, इधर जो वोल्टेज होता है उसको V2 बोलते हैं, इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स N1 होता है इधर मेरा N2 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लगाऊँ V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या होता है आपका N1 अपॉन N2। तो यहाँ से अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू N2 अपॉन N1। अब एक चीज़ समझिए भाई, एक चीज़ समझिए, स्टेटर के अंदर जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी जो V1 हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 400 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, 430 वोल्ट, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर V1 मेरा कांस्टेंट है तो इसके चलते जो मेरा फ्लक्स बनता है ये भी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ध्यान से समझिए, V1 मेरा कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है भाई, और ओवरऑल ये N2 अपॉन N1 भी क्या होगा, ये मेरा कांस्टेंट होगा। एक बार जब आपने वाइंडिंग डिसाइड कर लिया, जैसे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया है
है ना। स्टेटर में आपका 48 टर्न था, रोटर में आपका पर फेस का 24 टर्न था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा N2/N1, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V1 मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट है, N2/N1 भी मेरा कांस्टेंट है, तो ओवरऑल आप कहेंगे कि V2 भी मेरा क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, समझे। और V2 को ही हम लोग यहाँ से क्या बोल रहे हैं, E2 बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं ना इसको। तो ये जो रोटर का इक्वेशन आया हम लोग के पास, इसमें जो E2 स्क्वायर है भाई, इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ओवरऑल इसको अगर आप कांस्टेंट का जब भी वैल्यू डालेंगे कुछ ना कुछ, और ये K के साथ मल्टीप्लाई होकर के एक और हम लोग को कांस्टेंट मिल जाता है, जिसको हम लोग अगेन K2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई एक और हम लोग को नया कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका R2 इंटू S अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा डेवलप टॉर्क। कब? रनिंग कंडीशन पे, एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप। यही चीज आपका यहाँ पे दिखाया गया है, K2 इंटू S R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। मैक्सिमम टॉर्क के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को पता है भाई ऑलरेडी पता है भाई, मैक्सिमम टॉर्क जब अचीव होता है तो वहाँ पे कंडीशन क्या होता है, S इंटू X2 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाता है, R2 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो जो मेरा टॉर्क का इक्वेशन था K2 इंटू S इंटू R2 अपॉन ये हो जाएगा आपका R2 का होल स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो अभी हम लोग इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर हटाएं भाई, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल सिंबल आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसको साइन को हटाता है, इक्वल टू आता है, इक्वल टू के चलते कांस्टेंट आता है। तो मैं लिख सकता हूँ S इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करके लिखता हूँ, स्लिप का स्क्वायर हो जाएगा और रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे R2 के जगह, जहाँ जहाँ मेरा R2 है उस R2 के जगह मैं ये वाला वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि ये कंडीशन कब है, मैक्सिमम टॉर्क पे ये कंडीशन एक तरीके से आता है हम लोग का, ठीक है। तो अगर मैं R2 के जगह क्या पुट कर दूँ, S इंटू X2, तो स्लिप वैसे का वैसे ही रहेगा। R2 की जगह मैं लिख देता हूँ S इंटू X2 डिवाइडेड बाय, ये R2 की जगह क्या लिखेंगे, S इंटू X2 का, ये होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको ऐसे आप ओपन करिए, इसका स्क्वायर, और ये प्लस क्या है, S स्क्वायर इंटू X2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो डेवलप टॉर्क आएगा ये प्रोपोर्शनल होगा किस पे, ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा, S स्क्वायर इंटू X2 अपॉन, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा 2S स्क्वायर इंटू X2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्लिप का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक X2 से एक X2 खत्म हो जाएगा। तो जो डेवलप टॉर्क होगा ये क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/2x2, ठीक है। और ये कौन सा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क, समझ में आया। तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पे। यही चीज आपका यहाँ पे प्रूव किया गया है, ठीक है। अभी ये सब का यूज करेंगे भाई। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं और ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे पहला देखिए भाई, हम लोग अगर अपने डेवलप टॉर्क की बात करें तो ये क्या था, K2 S इंटू R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल बस लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनल लेकर के चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा S इंटू R2 डिवाइडेड बाय, K2 को हम लोगों ने हटा दें, प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया यहाँ पे, R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू X2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये कौन सा टॉर्क होगा भाई बताइए, ये मेरा रनिंग टॉर्क है एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा रनिंग टॉर्क है। अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं, टॉर्क का इक्वेशन मेरा ये वाला है, ठीक है, समझ में आया। और इसको प्रोपोर्शनल से, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं भाई, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन में रहने देते, तो K2 तो हट जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लिप का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से स्लिप खत्म हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ R2 बचेगा अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 हो गया, नहीं सीधे सीधे X2 का स्क्वायर। ये मेरा स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, ये मेरा रनिंग टॉर्क हो गया। और वही मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया भाई, मैक्सिमम टॉर्क जो था यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए मिलाइए अपना जो इक्वेशन था, इसका जो इक्वेशन है,
ये मेरा रनिंग टॉर्क हो गया, फिर कहिए फुल लोड टॉर्क हो गया। यहाँ पे स्लिप का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2%, 3%, 4%, है ना। ये जस्ट मैंने अभी प्रूफ करवाया, एस इंटू आर टू डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। ये मेरा स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 लिख देंगे तो ये ओवरऑल इस तरीके से बन जाएगा और ये मेरा मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अब हम लोग यहाँ पे भाई रेशियो की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। सबसे पहला है, हमेशा मैक्सिमम टॉर्क को रेफरेंस लेकर के चलते हैं। सबसे पहला क्या है, हम लोग रेशियो देखना चाहते हैं मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। ठीक है, तो फुल लोड टॉर्क बोलेंगे भाई, या फिर रनिंग टॉर्क बोलेंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या था अभी, मैक्सिमम टॉर्क क्या था, सिर्फ प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट तो सब में है ना, K2 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो K2 भाई कट जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए हम लोग यहाँ पे K2 को लेकर नहीं चल रहा है, समझे। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या है, 1/2x2 डिवाइडेड बाय रनिंग टॉर्क क्या है, S इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू x2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई R2 स्क्वायर प्लस S इंटू x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इंटू R2, है ना, इंटू यहाँ पे 2x2 कर लेते हैं, 2 यहाँ पे घुसा देता हूँ x2, ठीक है। ये वाला ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर नीचे देखिए, ये अपने आप में न्यूमरेटर है और ये वाला अपने आप में डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसको अगर आप, ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं, x2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। प्लस इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, s स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, इसको भी x2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, नीचे में भाई इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना है, ये हो जाएगा s इंटू R2 इंटू 2, ये हो जाएगा x2 अपॉन, इसको x2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक x2 से एक x2 मर जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ये जो R2 अपॉन x आ रहा है ना, R2 अपॉन x2, इसको हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चल रहे हैं अल्फा। जब भी आप डालिएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 अपॉन x की जगह ये क्या लिख दूँ, a स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि R2 अपॉन x2 की जगह मैं a लिख सकता, अल्फा लिख रहा हूँ, प्लस as स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा s, और एक x2 से तो एक x2 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, R2 अपॉन x2 बचेगा सिर्फ। एक मिनट भाई, कहीं मिस्टेक हो रहा है, R2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये नीचे में इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, a लिख सकता हूँ, नहीं, यानी ये 2 है आगे में, ये इसको आगे ले लेता हूँ, 2s इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया। इसको और अरेंज करके लिखते हैं, मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस स्लिप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2as। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग एक और रिलेशन देखें, मैक्सिमम टॉर्क टू द स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अब डायरेक्ट बुक पे आते हैं हम लोग, बच्चे की तरह बताऊंगा नहीं भाई, ठीक है। ये सेकंड देखिए क्या है, मैक्सिमम टॉर्क टू द स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोग ऑलरेडी पता है मैक्सिमम टॉर्क क्या है, 1/2x2 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू एक तरीके से, तो हो जाएगा R2 अपॉन, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। सो सॉल्व के लिए ऊपर चला जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से x2 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ओवरऑल ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा। क्लियर हुआ। तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं भाई। ओके, देखिए थोड़ा सा करके ही बता देता हूँ, आप इसको अपने बुक में कर लीजिएगा फटाफट। यहाँ तक हो गया, ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने वैल्यू रख के। ओके, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे में R2 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, x2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और नीचे में 2 इंटू R2 इंटू x2, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, x2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करते रहे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर
प्लस ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 1 बचेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एक x2 से एक x2 ख़त्म हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 × a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं अपने MCQs के ऊपर, जो कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान किए हुए था भाई। ये वाला पेज नहीं था, एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक मिनट फिर से ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का भाई कहाँ गया, वो फिर से ओपन करना पड़ेगा। देखिए 79 से हम लोग का चल रहा था ना, ये भी नहीं था, देखिए इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ। हम लोग का टारगेट है भाई 90 तक कवर करना, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक सीखेंगे नहीं तब तक भाई मज़ा नहीं आएगा MCQs को सॉल्व करने में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पे थे हम लोग, टाइम थोड़ा सा देख लेता हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 80 पे थे भाई हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। ये क्या आया था आपका, ये आया था अल्फा स्क्वायर प्लस स्लिप का स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू डाल दीजिए, अल्फा स्क्वायर का जगह क्या था आपका, ये था आपका R2/x2, इसी को हम लोग अल्फ़ा बोल रहे थे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस स्लिप का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, स्लिप का वैल्यू 4% दिया हुआ, यानी 0.04 का स्क्वायर प्लस 2 × ए का वैल्यू 0.1, स्लिप का वैल्यू 0.04। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1.45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है 12 पोल का 3 फेज इंडक्शन मोटर है और स्टार कनेक्टेड है भाई। स्टार कनेक्टेड कहना होता है क्या, स्टेटर की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। अ 12 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर रन्स एट 600 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज दिया हुआ क्या होगा, ये लाइन वोल्टेज होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ 50 हर्ट्ज, पोल यहाँ पे दिया हुआ आपका 12। आगे बोलता है इट हैज़ अ रोटर रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू दिया हुआ है, पर फेज 0.03 ओम, रोटर रिएक्टेंस स्टैंडस्टिल का दिया हुआ है 0.5 ओम। आगे बोलता है द स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क पे भाई हम लोग को पता है कंडीशन होता है S × x2 मस्ट बी इक्वल टू R2, ये हो जाता है। तो यहाँ से जो स्लिप निकालेंगे कौन सा स्लिप होगा, ये वो स्लिप होगा जिसमें हम लोग का मैक्सिमम टॉर्क आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा R2/x2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 0.06 आएगा, इसको परसेंट में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 6% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन द क्वेश्चन द स्पीड ऑफ अ मोटर एट मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क पे क्या स्पीड होगा रोटर का, ये आपको एक तरीके से निकालना है। तो हम लोग को पता है NR = होता है 1 - s × ns, और ये मैक्सिमम टॉर्क के स्पीड की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्लिप कौन सा डालेंगे, ये वो स्लिप होगा जिसमें आपका मैक्सिमम टॉर्क आ रहा होगा। तो 1 - स्लिप का वैल्यू भी जस्ट निकाला 0.06, यानी 6% था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.06। ns की बात करें तो 120 × f/p। तो f के जगह मेरा यहाँ पे दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, p के जगह आपको ऑलरेडी दिया हुआ 12, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 500 RPM हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 500 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट भाई
82 का 470 आरपीएम। ठीक है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसका जो रोटर है भाई स्टार कनेक्टेड रोटर। ठीक है, रोटर जो है मेरा स्टार में कनेक्टेड है और 2 स्लिप रिंग के बीच में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये 60 वोल्ट है और ओपन सर्किट है, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो लोग देखिए यहाँ पे रोटर की बात कर रहे हैं, तो जो रोटर है मेरा स्टार कनेक्टेड है और यहाँ पे इसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जैसे हम लोग लाइन वोल्टेज बोलेंगे, ये हो गया 60 वोल्ट। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विथ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई टू द स्टेटर। ठीक है, आगे बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ ईच रोटर फेज। ठीक है, यानी पर फेज दिया हुआ R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 ओम, X2 का वैल्यू दिया हुआ आपका यहाँ पे 4 ओम। आगे बोलते हैं द करंट पर फेज इन द रोटर when at standstill and connected to a star connected rheostat of resistance 5 ohm and reactance 2 ohm per phase। देखिए क्या बोला, ये सीधी सी बात है भाई। ये एक मेरे पास वाउंड रोटर मोटर है। वाउंड रोटर क्यों? क्योंकि भाई ये स्लिप रिंग की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये जो आपका रोटर का साफ्ट होगा, यहाँ पे इस तरीके के 3 स्लिप रिंग लगे होंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने कनेक्शन बाहर निकाल लिया रोटर के वाइंडिंग का, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे? तो स्टार कनेक्टेड एक मेरे पास इस तरीके का स्टार कनेक्टेड क्या है, रियोस्टेट है। ठीक है, तो पर फेज में आपका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और रिएक्टेंस कितना है आपका 2 ओम। इस तरीके का आपका इसको ऐसे जोड़ देंगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ देंगे और इस वाले इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे, और ये एक तरीके से आपका कहाँ गया होगा, अंदर में जो रोटर लगा उसके अंदर वाइंडिंग किया हुआ है तीनों। ठीक है, तो इस तरीके का सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है द करंट पर फेज। ठीक है, पर फेज आपको करंट बताना है रोटर के अंदर का। तो यहाँ पे भाई समझिए, अब रोटर करंट मेरे को पता है डायरेक्ट। अब मैं ऐसा इक्वेशन के लिए ना, यानी क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, फाइनल वाला जो था हम लोग का R2/S, ये था हमारा X2 और ये था हमारा E2। ठीक है, तो I2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, E2/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऐसे स्लिप भी लेकर भी चल सकते हैं। स्लिप लेंगे तो ओवरऑल आपको वो वाला इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा R2/S का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा X2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बाहर से भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐड किया हुआ पर फेज। तो यहाँ पे देखिए भाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट पर फेज निकालना है, फेज करंट निकालना है आपको। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है रोटर के अंदर, ये कौन सा है, ये लाइन वोल्टेज है, समझ गए। और रोटर के इटसेल्फ अपने आप में स्टार कनेक्टेड है। तो इसमें अगर हम लोग फेज वोल्टेज की बात करें, हम लोगों को पता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये लाइन वोल्टेज यानी VL/√3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60/√3। ठीक है, तो ओवरऑल E2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E2 क्या है, फेज वोल्टेज, क्योंकि फेज करंट निकालना हम लोग को, और ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब फेज में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सबको फेज में रखेंगे। तो ये फेज वोल्टेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60/√3 डिवाइडेड बाय √, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ रोटर का रेजिस्टेंस नहीं है, बाहर से भी आपने रेजिस्टेंस एक तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा 0.6 प्लस इधर जो है आपका कितना है आपका 5 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका अपॉन S का स्क्वायर, स्लिप दिया हुआ यहाँ पे, स्लिप का वैल्यू नहीं, स्टैंड स्टिल पे बोला था, करंट पर फेज इन द रोटर एट स्टैंड स्टिल, इसका मतलब स्लिप का वैल्यू 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो स्लिप लिखने का मतलब नहीं, इसका स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस रोटर का कितना है 4 ओम, और बाहर से कितना लगा रखा आपने 2 ओम, यानी टोटल 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा आपका आंसर 83 का 4.22 एम्पियर। ओके, 4.22 एम्पियर। अगला बोलता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करंट पर फेज इन द रोटर व्हेन द रनिंग शॉर्ट सर्किटेड विद द 4% स्लिप। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ शॉर्ट कर दिया भाई, यहाँ पे अब इसके बारे में जिक्र नहीं किया, ये जो रिएस्टेट आपने लगा रखा है वो जिक्र नहीं किया, बस डायरेक्ट क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो इसको आप शॉर्ट कर देंगे, यानी ये कुछ इस तरीके का आपका
तीनों क्या हो गया, बाहर निकाल के ऐसे हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तब रोटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, रोटर का चलते रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग यही वाला इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे आपको करंट बताना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के हिसाब से बताइए I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, ये फर फेज का ही निकलेगा एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा, रोटर का फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल पर फेज वोल्टेज हम लोग को लाइन वोल्टेज ऑलरेडी पता है 60 को हम लोग क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया पर फेज वोल्टेज रोटर का। और R2 का वैल्यू मेरा यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना है क्वेश्चन में, R2 का वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन स्लिप का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, किस स्लिप पे, 0.04 पे, है ना, R2 अपॉन S का यानी इसका स्क्वायर प्लस X2 का वैल्यू दिया आपका ऑलरेडी कितना था, X2 का वैल्यू 4 था भाई। ठीक है, 4 का स्क्वायर इसका रूट कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2.22 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 85 बोलता है भाई कि आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 4 पोल का है, स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है। यहाँ पे स्टेटर के बारे में जिक्र कर दिया है, स्टेटर जो है मेरा क्या है, स्टार कनेक्टेड है। तो डाटा यहाँ पे लिखते चलते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्टेटर जो है मेरा स्टार कनेक्टेड है और ये 4 पोल का एक तरीके से इंडक्शन मोटर है एंड रन्स ऑन। तो ये लाइन वोल्टेज आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सप्लाई का 50 हर्ट्ज। द रोटर रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं थोड़ा सा, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस भी आपका दिया हुआ भाई 0.9 ओम पर फेज। रेशियो ऑफ द स्टेटर टू द रोटर, स्टेटर मतलब प्राइमरी यानी N1, रोटर मतलब क्या, सेकेंडरी यानी N2, इसका वैल्यू दिया कितना 1.75। फुल लोड स्लिप भी दिया हुआ है 5%। आगे बोलता है द फुल लोड रोटर इम्पिडेंस पर फेज आपको बताना है। ठीक है, तो इधर से हम लोग को 3 डाटा मिला, यहाँ पे लिखते हैं 3 डाटा मिला भाई। जो रोटर रिएक्टेंस था स्टैंड से 0.9 ओम था, स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है 5% यानी 0.05 ओम, सॉरी 0.05 हो जाएगा, और N1 अपॉन N2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.75। आपसे पूछा गया है इम्पिडेंस पर फेज एक तरीके से बताना है। तो भाई हम लोग आते हैं अपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे। हम लोग को पता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यही है। फाइनली R2 अपॉन S, ये हो जाएगा X2, ये हो गया हमारा E2, और E2 क्या है, ये फेज, एक फेज के लिए दिखाते हैं हम लोग इस तरीके से, ये फेज, ये भी फेज, ये भी फेज। तो करंट जो बहेगा ये भी आपका फेज में होगा, जो इम्पिडेंस मिलेगा वो भी आपका फेज में होगा, क्योंकि भाई एक प्लस एक माइनस है ना, एक लाइन एक न्यूट्रल के बीच में जो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फेज सर्किट बोलेंगे, यानी सिंगल फेज है ये। ऐसे ऐसे 3 एक तरीके से सर्किट बन रहे होंगे। तो ओवरऑल Z2 की अगर बात करें, भाई, तो Z2 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन S, मतलब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल देखिए R2 का वैल्यू दिया आपका ऑलरेडी 0.1, स्लिप का वैल्यू दिया 0.05 का होल स्क्वायर, प्लस X2 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों को पता है 0.9 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 85 का आ जाएगा भाई आपका आंसर 2.19 ओम। ठीक है, 2.19 ओम। आते हैं हम लोग न्यू पेज पे, ये क्वेश्चन फाइनल हो ही गया। ये आ जाएगा भाई 2.19 ओम, ये आपका इम्पिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द रोटर करंट पर फेज। रोटर करंट बताना है I2, तो I2 इक्वल टू क्या होता है, ये फेज करंट है, तो यहाँ पे E2 भी क्या होना चाहिए, फेज में होना चाहिए। और इम्पिडेंस तो अभी जस्ट आपने निकाल ही लिया है ना, इम्पिडेंस की जगह डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे कितना 2.19। तो मेरे को यहाँ पे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज चाहिए भाई। तो देखिए स्टेटर में हम लोग को दिया हुआ था, स्टेटर क्या था, स्टार कनेक्टेड था, है ना। क्वेश्चन देखिए स्टेटर स्टार कनेक्टेड था, इधर जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया था ये 220 वोल्ट था मेरा, और मेरे को N1 अपॉन N2 का वैल्यू दिया हुआ था 1.75। तो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगाएं V1 अपॉन V2 इक्वल टू
N1 अपॉन N2, और ये सबको फेज़ में लेकर के चल रहा है भाई, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से V2 क्या मिलेगा, V2 इक्वल टू मिल जाएगा N1 इंटू N2 अपॉन N1, मतलब V1 इंटू N2 अपॉन N1। अब देखिए भाई ये जो V1 है, ये V1 मेरे को यहाँ पे फेज़ में रखना है, ये क्या है लाइन वोल्टेज, तो पहले फेज़ में चेंज करते हैं। तो फेज़ वोल्टेज होगा प्राइमरी साइड का, या फिर V1 बोलिए इसको, इसी को हम लोग यहाँ पे V1 बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, 220 को √3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरे को फेज़ वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, आप देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे भाई, तो ये आ जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ना नहीं करेंगे। V1 यानी फेज़ में, तो फेज़ इतना लिखते हैं 220 डिवाइडेड बाय √3, और N1 अपॉन N2 का ये वैल्यू है, तो सर जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे। N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.75, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो V2 जो आएगा पर फेज़, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका भाई 72.58। इसको V2 बोलिए या फिर कहिए E2 बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो ओवरऑल अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपने I2 की बात करते हैं। तो E2 पर फेज़ निकाल लिया, यह है आपका 72.58 डिवाइडेड बाई कर लेंगे 2.19, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 33.14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द रोटर इनपुट, आपको यहाँ पे रोटर का इनपुट बताना है, इनपुट पावर कितना है। तो इसके लिए भाई वही इक्वेशन लगाते हैं, हम लोग को पता है स्लिप इनटू जो एयर गैप पावर है, फिर रोटर के अंदर जो इनपुट पावर है मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, इसी को हम लोग रोटर कॉपर लॉस बोलते हैं, है ना। ये होता है रोटर कॉपर लॉस। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें पर फेज़, यानी एक फेज़ का करंट मेरे को पता है रोटर के अंदर कितना बह रहा है, अभी जस्ट निकाला 33.14 एम्पियर, है ना। और यहाँ पे सर्किट से अगर मैं दिखाऊँ R2 अपॉन S, इसको अगर मैं ब्रेक करके और लिखूँ, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, यहाँ पे 2 R2 हो जाएगा, समझे, एक हो जाएगा R2 और एक हो जाएगा आपका R2 इंटू 1 - S अपॉन S। ये मैकेनिकल पावर होता है, और यहाँ पे जो होगा आपका ये कॉपर लॉस एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है I2, है ना, तो I2 से मल्टीप्लाई होगा, कॉपर लॉस दे देगा। तो ओवरऑल देखिए, इसको साफ तरीके से बनाता हूँ, ये हो गया R2, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा 1 - S अपॉन S, ये हो गया आपका E2, ये हो गया X2। इधर से जो करंट आ रहा है इसका वैल्यू मेरे को पता है 33.14। R2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था आपका, ये 0.1 था भाई मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही। तो ओवरऑल देखिए कॉपर लॉस हम लोग निकालते हैं, तो I2 का स्क्वायर यानी 33.14 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है 0.1, ये क्या आया, ये इस एक फेज़ का इसके अंदर कॉपर लॉस है। ऐसे ऐसे 3 फेज़ बनेंगे, 3 सर्किट है, तो इसको ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, तो जो रोटर कॉपर लॉस आएगा 329 पॉइंट समथिंग आएगा। डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कैलसी कहाँ से लगे, देखिए 33.14 का स्क्वायर इंटू 0.1 इंटू 3, यह आ जाएगा 329.47788। ये आ गया आपका रोटर कॉपर लॉस, टोटल रोटर कॉपर लॉस यहाँ पे डाल देते हैं 329.48 कर लेता हूँ। और मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, रोटर इनपुट का पावर चाहिए, ये वाला चाहिए भाई, ठीक है। तो मेरे को ग्रॉस पावर चाहिए, तो ये स्लिप इधर डिवाइड हो जाए, स्लिप का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था आपका 5% 0.05। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भाई सेकंड आंसर, ठीक है, 6589 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, स्पीड आपको बताना भाई मैक्सिमम टॉर्क पे। तो एनआर का वैल्यू हम लोग को पता है, NS
1 माइनस एस, और ये एस कौन सा होगा, ये वो स्लिप होगा जिस पर मेरा मैक्सिमम टॉर्क आ रहा हो। मैक्सिमम टॉर्क कब आ रहा होगा, जब एस इंटू एक्स टू इक्वल टू क्या हो गया, R2 हो गया हो। यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 अपॉन x2। R2 मेरा कितना था 0.1, ये कितना था 0.9, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर डाले एन एस यानी 120 इंटू एफ 50 हर्ट्स था अपॉन पी कितना था भाई, ये पी था आपका ये 4, ठीक है, 4 वोल्ट का था ये हो जाएगा 1 माइनस स्लिप का वैल्यू अभी जस्ट निकाला 1/9। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, देखिए काट देता हूँ इसको, 4 × 12 यानी 30 × 50, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 9 में से क्या नहीं 8/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 1333 RPM। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको भाई सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 क्वेश्चन और है बस। क्वेश्चन बोलता है भाई एक 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हम लोग के पास, इसका रोटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रोटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ पर फेज 0.07 ओम। बोलता है इफ इट्स स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए भाई। स्टॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे आप इमेजिन कीजिए भाई, आप दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है, और आपके पीछे मान लेते हैं एक टायर बांधा हुआ है, ठीक है, कोई भी मान लेते छोटा सा टायर है, मान लेते बोलेरो वाला टायर है, बोलेरो का या फिर ये जो छोटा पिकअप होता है उसका टायर है, तो आप इसको ईजिली खींच सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, जो आपके अंदर जो पावर जनरेट हो रहा है, फिर कहीं जो टॉर्क आप जनरेट कर पा रहे हैं, ये मच ग्रेटर देन है किसके, लोड टॉर्क के। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस टायर को हटा करके अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ट्रक वाला टायर बांध दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप खींच नहीं पाइएगा, समझ में आया। यानी ये जो लोड टॉर्क है ये मच ग्रेटर देन है किसके, जो आप टॉर्क जनरेट कर रहे हैं उससे, इसीलिए आप एक तरीके से इसको लेकर के चल नहीं पा रहे हैं, फिर खींच नहीं पा रहे हैं। क्लियर हुआ। लेकिन भाई एक ऐसा भी कंडीशन आएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसको आप ऐसा समझिए ना भाई, जैसे मान लेते एक मोटर है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इस मोटर पे हैवी लोड लगा दूं, ठीक है, इतना हैवी लोड लगा दूं कि जो लोड टॉर्क है ये एक तरीके से जनरेटेड टॉर्क से एक तरीके से बड़ा है ना, तो सीधी सी बात है मोटर मेरा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, घुमा नहीं पाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, ट्रक का टायर अगर बांध दिया जाए आपके पीछे तो आप इसको लेकर के चल नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या, आपका यहाँ पे स्पीड एक तरीके से 0 हो गया है। लेकिन भाई स्पीड 0 है, लेकिन मेरा यहाँ पे मैं टॉर्क तो एक तरीके से बहुत तेजी से लगा रहा हूं, मैंने यहाँ पे फुल लोड टॉर्क एक तरीके, मतलब फुल लोड नहीं बोल सकता, मैक्सिमम टॉर्क मैंने एक तरीके से यहाँ पे लगा रखा है इसको खींचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं। तो स्टॉलिंग कंडीशन होता है भाई कि मोटर जो है वहां पे रुक चुका है, उसका जो स्पीड है वो एक तरीके से 0 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसका जो टॉर्क होगा ये मैक्सिमम होगा, समझे, क्योंकि ये पूरा ताकत अपना लगा दे रहा है इस लोड को एक तरीके से घुमाने के लिए, लेकिन फिर भी एक तरीके से घुमा नहीं पा रहा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं भाई कि जो हम लोग का टॉर्क होता है, जैसे मैकेनिकल पावर क्या है, टॉर्क इनटू स्पीड, यहाँ से टॉर्क की अगर बात करें तो पीएम अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। या फिर ऐसा समझिए ना, कोई मतलब नहीं बनता भाई, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे तो समझिए आप, हैवी लोड लगा दिया आपने, हैवी लोड लगा दिया, इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है मोटर अपना पूरा ताकत लगा दे रहा है, पूरा मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे एक तरीके से ये दिखा दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, घुमा नहीं पा रहा है, तो एनआर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जब भी स्टॉलिंग कंडीशन बोलेगा तो स्टॉलिंग कंडीशन में आपका जो मोटर होता है वो हमेशा किस पे होता है, मैक्सिमम टॉर्क पे होता है, यानी अपना मैक्सिमम टॉर्क एक तरीके से जनरेट कर रहा है। तो वही बोलता है इफ इट्स स्टॉलिंग स्पीड इज 630 आरपीएम, व्हाट इज द रोटर रिएक्टेंस पर फेज, यानी 630 आरपीएम पे क्या हो रहा है, स्टॉल मतलब उसका फिर रुक जा रहा है, ठीक है ना भाई, उससे ज़्यादा ये चल नहीं पा रहा। व्हाट इज द रोटर रिएक्टेंस पर फेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 ही था ना, सही है। देखिए भाई हमने यहाँ पे लिखेंगे मोटर जो है मेरा मैक्सिमम टॉर्क एक तरीके से जनरेट कर रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क पे क्या होता है, एस इंटू एक्स टू मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, R2 के बराबर होता है ना। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग का सबसे पहले हम लोग स्लिप निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग का रोटर रिएक्टेंस पूछा, तो रोटर रिएक्टेंस हम लोग आ जाएगा R2 अपॉन एस से, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.07, स्लिप निकालना पड़ेगा। तो स्लिप का वैल्यू क्या होता है, NS माइनस NR
अपॉन एन एस की जगह क्या हो जाएगा बताइए, एन एस इक्वल टू हम लोग तो निकाल लेते हैं 120, एफ की जगह 50, पोल की जगह 8, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। इसको काट देते हैं 25 बार में, यानी 25 3 75, यानी 7500 रुपये। तो हो जाएगा 7500 रुपये में, ये हो जाएगा आपका 630 अपॉन 750। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा स्लिप का वैल्यू आ जाएगा आपका, और स्लिप का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ओवरऑल यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, रोटर का रिएक्टेंस आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, रोटर रिएक्टेंस क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका फर्स्ट आंसर आएगा भाई 0.44 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन द अबव क्वेश्चन हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्लूडेड परफेक्ट टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इसने कि मेरे को स्टार्टिंग में ही क्या चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, समझे। और हम लोग को पता है ऑलरेडी कि स्टार्टिंग में अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए हो तो सीधी सी रोटर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क कब, स्टार्टिंग में। तो हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग के केस में अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो क्या होता है, एस इंटू एक्स टू, ये मेरा रिलेशन होता है ना, मस्ट बी इक्वल टू आर टू मैक्सिमम टॉर्क पे। तो स्टार्टिंग में तो स्लिप का वैल्यू मेरा 1 होता है भाई, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू आपका हो जाएगा सीधे सीधे R2। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे इस R2 पे कभी मैक्सिमम टॉर्क नहीं मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, समझ में आया। तो ओवरऑल ये पता है मेरे को, ये पता है, ये निकल जाएगा आपका। तो x2 का वैल्यू अभी जस्ट निकाला 0.44, R2 का वैल्यू अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.07, R2 का वैल्यू दिया था ऑलरेडी, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा R के बराबर, जो आप एक्स्ट्रा एक तरीके से इसमें रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। क्लियर हुआ। तो 90 का आंसर आ जाएगा भाई यहाँ से थर्ड, 0.25 ओम आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा रोटर के अंदर, तब जाके आपका स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। सॉरी भाई 90 क्वेश्चन है ना, 0.12 ओम। तो भाई 90 तक हम लोग का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे 105 तक कवर करने का, ठीक है। 105 ने 102 तक कवर करने का ख़त्म करेंगे, उसके बाद बस 48 क्वेश्चंस और रहेंगे।